हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 7 की ओल्ड एनसीईआरटी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 8 है। यहां पर हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर उत्तर अमेरिका महाद्वीप का मैप दिया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बीचों बीच में यूएसए देश अवस्थित है। यूएसए देश के अन्य टेरिटरी में अलास्का रीजन और हवाई द्वीप समूह यहाँ पर शामिल हैं। क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर कनाडा जो है उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। कनाडा के बाद दूसरा स्थान जो है यूएसए का आता है। देखिए, कल के वीडियो में मैंने त्रुटिवश ये बोल दिया था कि यूएसए जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। इसको आपको सुधार लेना है। यूएसए नहीं बल्कि कनाडा जो है उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। कनाडा के बाद यूएसए का नंबर आता है। वहीं संसार में बात करें तो संसार में सबसे बड़ा देश रूस है। रूस के बाद कनाडा का नंबर आता है, फिर तीसरे नंबर पर यूएसए आता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्रफल में रूस कनाडा के बाद संसार का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसे संक्षेप में संयुक्त राज्य भी कहते हैं। देखिए, कई बार क्या है, कई बार चाइना भी ऐसा दावा करता है कि उसके पास जो है यूएसए से ज़्यादा लैंड है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, चाइना ने बहुत सारे देशों की ज़मीनों का अधिग्रहण जो है इलीगल तरीके से किया है, तो उसका ये दावा खारिज हो जाता है। यहाँ पर जो है मैंने यूपीएससी की जो कोचिंग से अपना डेटा रखा है, यूपीएससी की कोचिंग से जो अपने आंकड़े जारी किए हैं, उनके अकॉर्डिंग तीसरे नंबर पर यूएसए को रखा गया है और चौथे नंबर पर चाइना को रखा गया है। हालांकि कई सारी ऐसी किताबें भी हैं जहाँ पर तीसरे नंबर पर चाइना को रख दिया है और चौथे पर यूएसए को पहुँचा दिया है। तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो यूपीएससी कोचिंग ने अपना डेटा जारी किया है उसको आप वैलिड मानते हुए उसको ही पढ़ेंगे। तो तीसरे नंबर पर यूएसए आएगा और चौथे नंबर पर चाइना आएगा। अलास्का और हवाई सहित इसमें 50 राज्य हैं, यानी अलास्का और हवाई को मिलाकर इसमें 50 राज्य हैं। अलास्का और हवाई जो हैं अन्य 48 राज्यों से बहुत दूर है। यानी अलास्का भी जो है मुख्य भूमि से दूर है और हवाई भी जो है मुख्य भूमि से दूर है। संयुक्त राज्य का विस्तार पूर्व में अटलांटिक महासागर से लेकर पश्चिम में प्रशांत महासागर तक है। देखिए, इसके पूर्व में जो है अटलांटिक ओशियन है और पश्चिम में जो है प्रशांत ओशियन है, यानी पैसिफिक ओशियन है। इसके भौतिक लक्षणों की बात करें तो देखिए, इसके भौतिक लक्षणों को 3 प्रमुख वर्गों में डिवाइड किया जा सकता है: पश्चिमी कॉर्डिलेरा, मध्यवर्ती निम्न भूमियाँ और पूर्वी उच्च भूमियाँ। तो सबसे पहले यहाँ पर पश्चिमी कॉर्डिलेरा की बात की गई है। देखिए, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन पश्चिमी कॉर्डिलेरा वाला रीजन है। पश्चिमी कॉर्डिलेरा का ये वाला पार्ट पूर्वी पार्ट है और ये वाला पार्ट पश्चिमी पार्ट है। तो पश्चिमी कॉर्डिलेरा की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये कई ऊंची ऊंची और उबड़ खाबड़ पर्वत श्रेणियाँ हैं जो कि उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई हैं। तो ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली कई पर्वत श्रेणियाँ हैं। इनमें रॉकी पर्वतमाला जो है सबसे ऊंची है, जो पश्चिमी कॉर्डिलेरा के पूर्वी भाग में स्थित है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वाली रॉकी माउंटेन्स हैं। यहाँ पे मैं लाइन के अंदर बॉक्स के अंदर बंद कर दे रहा हूँ। तो रॉकी माउंटेन्स जो है पश्चिमी कॉर्डिलेरा के पूर्वी भाग में पड़ती हैं। रॉकी पर्वत के पश्चिम में उत्तर की ओर कैस्केड श्रेणी है, यानी रॉकी पर्वत का पश्चिम ये वाला पार्ट होगा और इसके उत्तर की ओर, पश्चिम में उत्तर की ओर का मतलब ये वाले पार्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो कैस्केड माउंटेन है। वहीं दक्षिण में सियरा नेवादा श्रेणी है, दक्षिण में यानी इस साइड में यहाँ पर जो है सियरा नेवादा पर्वत श्रेणी है। प्रशांत महासागर के निकट जो है तट श्रेणी है। प्रशांत महासागर का निकट यानी ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर तट श्रेणी है। सियरा नेवादा का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट व्हिटनी है। यानी सियरा नेवादा ये आप देख पा रहे हैं, ये वाला रीजन। तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट व्हिटनी है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4421 मीटर है। अब देखिए, हम लोगों ने कल जो अध्याय में कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी चोटियों के बारे में, वो यहाँ पे फिर से हम लोग रिकैप करेंगे। कल हमने पढ़ा था माउंट मैकिनले जो है अलास्का रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, जो न केवल अलास्का रेंज की बल्कि पश्चिमी कॉर्डिलेरा के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है। देखिए, माउंट मैकिनले का नया नाम जो है माउंट देनाली है। चूंकि अलास्का रीजन जो है यूएसए की मुख्य भूमि से दूर है, तो कई बार क्या होता है, कई बार माउंट व्हिटनी को जो है यूएसए की मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी मान लिया जाता है। अगर हम अलास्का रीजन को भी इसमें मिला दें तो अलास्का रीजन को मिलाने के बाद अगर पूछा जाएगा तो उस समय माउंट मैकिनले या माउंट देनाली जो है यूएसए की सबसे ऊंची चोटी कहलाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वहीं कैस्केड श्रेणी की बात करें तो कैस्केड श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो है माउंट रेनियर है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4392 मीटर है। रॉकी पर्वत श्रेणी की बात करें तो रॉकी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एल्बर्ट है, जिसकी ऊंचाई 4399 मीटर है। देखिए, एक और सियरा नेवादा और कैस्केड पर्वत श्रेणियाँ और दूसरी ओर जो है रॉकी पर्वत श्रेणियों के मध्य जो है ऊंचे ऊंचे अंतरा पर्वतीय पठार और अनेक घाटियां हैं। यानी ऐसे जैसे ये मान लीजिए पहाड़ है, ये पहाड़ियाँ इस तरह से फैली हुई हैं, तो बीच बीच में यहाँ पर क्या है, पठार बने हुए हैं। फिर से यहाँ पर ऐसे करके पहाड़ियाँ आ गई हैं। तो इस तरह के जो पठार हैं इनको अंतरा पर्वतीय पठार बोला गया है और बीच बीच में अनेक घाटियाँ भी हैं। पश्चिमी कॉर्डिलेरा में येलोस्टोन नेशनल पार्क में ओल्ड फेथफुल गीजर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है। देखिए, पश्चिमी कॉर्डिलेरा की बात करें तो पश्चिमी कॉर्डिलेरा में अनेक ऊंची ऊंची चोटियां हैं, कैनियन हैं, ज्वालामुखी हैं,
गर्म जल के स्रोत जिनको उष्णोष्ण या फिर गीजर कहा जाता है वो भी हैं। तो पश्चिमी कॉर्डियरा में एक पार्क है येलोस्टोन नेशनल पार्क, तो यहाँ पर ओल्ड फेथफुल गीजर है जो कि पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इसके बाद बात करेंगे मध्यवर्ती निम्न भूमियों की, यानी इस वाले पार्ट की बात हो रही है, मध्यवर्ती निम्न भूमियों वाले पार्ट की बात हो रही है। तो संयुक्त राज्य का मध्य भाग जो है मैदानी है। इस क्षेत्र में मिसिसिपी और उसकी सहायक नदियां बहती हैं, यानी मिसिसिपी और उसकी सहायक नदी जो है मिसौरी ये बहती है। ठीक है, यह मैदान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे अधिक उपजाऊ भाग है और यहाँ पर जो है पूरे भाग में खेती की जाती है। इसके बाद आ जाती हैं पूर्वी उच्च भूमियाँ, यानी अपलेसियन जो पर्वत है उसकी बात हो रही है, पूर्वी उच्च भूमियों की बात हो रही है। तो पूर्वी उच्च भूमियों को अपलेसियन पर्वत के नाम से जाना जाता है। इन पर्वतों के दोनों ओर संकरे और कम ऊंचाई के पठार हैं। इन पर्वतों के दोनों ओर इस साइड में भी और इस साइड में भी संकरे और कम ऊंचाई के पठार हैं। इन्हें पीडमांट या फिर गिरिपद पाद, यानी कि गिरिपद जो पठार होते हैं, यानी कि कोई पहाड़ जब एंड होता है, पहाड़ एंड होते ही वहाँ पे पठार स्टार्ट हो जाता है, उसको पीडमांट या फिर गिरिपद पठार कहते हैं। तो वो पठार यहाँ पर दोनों ओर पाए जाते हैं। अब यहाँ की जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की बात की गई है। तो देखिए यहाँ की जलवायु में भी काफ़ी ज़्यादा विविधता है। इसके दक्षिण पूर्वी भाग की जो जलवायु है ये आर्द्र है और यहाँ पर भारी वर्षा होती है। देखिए दक्षिण पूर्वी भाग का मतलब हो गया ये वाला रीजन, इस वाले रीजन की बात हो रही है, दक्षिण और पूर्वी। तो दक्षिण पूर्वी भाग की जो जलवायु है आर्द्र है और यहाँ पर भारी वर्षा होती है। चूंकि यहाँ से जो है कर्क रेखा जा रही है, तो कर्क रेखा का प्रभाव पड़ने की वजह से यहाँ पर ये वाला रीजन जो है उष्णकटिबंध में आ जाता है। तो उष्णकटिबंध में आने की वजह से यहाँ पर भारी वर्षा होती है। यह वर्षा मुख्य रूप से मैक्सिको की खाड़ी तथा अटलांटिक महासागर से आने वाली गर्म और आर्द्र पवनों के द्वारा होती है। वर्षा की मात्रा बताई गई है। वर्षा की मात्रा जो है दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी इस साइड से इस साइड की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है और इस साइड से इस साइड की ओर ये घटती जाती है। और हिमपात जो है देश के उत्तरी भागों में सीमित है। क्योंकि देश का जो उत्तरी वाला रीजन है ये आपको पता ही होगा कनेडियन शील्ड से लगा हुआ है और कनेडियन शील्ड से ही जो है ऊपर की तरफ ध्रुवीय व्रत भी जा रहा है, यानी कि आर्कटिक व्रत भी जा रहा है। तो आर्कटिक व्रत के प्रभाव की वजह से ऊपर की जलवायु जो है काफ़ी ज़्यादा ठंडी जलवायु है। तो हिमपात जो है देश के उत्तरी भागों में सीमित है। तापमान की बात करें तो तापमान सामान्यतः दक्षिण से उत्तर की ओर घटता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे उत्तर में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या है, उत्तर जो है ध्रुव के निकट आता जाता है। ध्रुव के निकट आते जाने की वजह से उत्तर की जो जलवायु है, उत्तर का जो टेम्परेचर है ये भी कम होता जाता है। आगे बताया गया है कि दक्षिण में जो ग्रीष्म ऋतु है ये लंबी होती है और ये गर्म होती है, यानी इस साइड में ग्रीष्म ऋतु लंबी और गर्म होती है। देखिए यहाँ से कर्क रेखा जा रही है, तो कर्क रेखा यहाँ से गुजरने की वजह से यहाँ की जलवायु पर उष्णकटिबंधीय प्रभाव पड़ता है। इसी वजह से यहाँ की जो ग्रीष्म ऋतु है ये लंबी होती है, गर्म होती है। वहीं यहाँ पर शीत ऋतु जो है छोटी होती है और मृदुल होती है। इसके विपरीत उत्तर की बात करें तो उत्तर में ग्रीष्म ऋतु छोटी और कॉन्स्ट होती है, यानी इस साइड में ग्रीष्म ऋतु जो है छोटी होती है, कॉन्स्ट होती है। और शीत ऋतु यहाँ पर जो है लंबी और ठंडी होती है। जैसा कि आपने पता होगा कि ऊपर से जो है आर्कटिक व्रत यहाँ से जा रहा है, 66.5 डिग्री उत्तरी जो है आर्कटिक व्रत यहाँ से जा रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ की उत्तरी जलवायु पर जो है ध्रुवीय प्रभाव पड़ जाता है। ध्रुवीय प्रभाव पड़ने की वजह से यहाँ पे शीत ऋतु काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती है। मध्यवर्ती निम्न भूमियों की जलवायु महाद्वीपी है, यानी मध्यवर्ती जो निम्न भूमियाँ हैं यहाँ की जलवायु महाद्वीपी है। महाद्वीपी से आशय ये है कि यहाँ पर वार्षिक तापांतर काफ़ी ज़्यादा होता है। देखिए ये स्थान जो है समुद्र से दूरी पर है। समुद्र से दूर होने की वजह से यहाँ की जो जलवायु होती है गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है और सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती है, यानी यहाँ पर वार्षिक तापांतर जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे स्थानों की जलवायु को महाद्वीपीय जलवायु बोलते हैं। यहाँ हल्की वर्षा होती है। इस प्रदेश में शीत ऋतु में कुछ हिमपात होता है। देखिए उत्तर की ओर कोई अवरोध नहीं है, उत्तर की ओर कोई अवरोध या पहाड़ी वगैरह नहीं है, तो इस वजह से जो ध्रुवीय पवनें वगैरह आती हैं वो इन इलाकों में भी हिमपात कर देती हैं। तो इस वजह से यहाँ बोला गया है कि इस प्रदेश में शीत ऋतु में कुछ हिमपात होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकतर पूर्वी भाग में मौसम बड़ी जल्दी जल्दी बदलता है, यानी इस साइड में जो है मौसम जो है काफ़ी जल्दी जल्दी बदलता है। इसका रीजन ये है कि इस साइड से जो कैरिबियन साइड से जो गर्म पवनें आ रही होती हैं और ऊपर की तरफ से ध्रुवों की तरफ से जो ठंडी पवनें आ रही होती हैं वो आपस में टकराती हैं। तो टकराने की वजह से जो यहाँ पर पूर्वी वाला रीजन है इसमें मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बार बार बदलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भागों की जलवायु में पर्वत श्रेणियों के कारण अधिक भिन्नता पाई जाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं जैसे जैसे पहाड़ों की ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे तापमान में जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है। उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी पवन से भारी वर्षा होती है। उत्तर पश्चिमी का मतलब ये वाला रीजन। तो उत्तर पश्चिमी भाग में जो पश्चिमी पवनें हैं, इस साइड से जो पश्चिमी पवनें आती हैं उनसे यहाँ पर भारी वर्षा होती है। वहीं पूर्वी भाग में वर्षा कम हो जाती है, यानी इस साइड से जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वर्षा की मात्रा जो है कम हो जाती है। अतः ग्रेट बेसिन और कोलोराडो का जो पठार है ये मरुस्थल है, यानी इस साइड में पूरब में जो ग्रेट बेसिन और कोलोराडो को पठार पड़ते हैं वो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं।
दक्षिण कैलिफोर्निया की बात करें, देखिए ये वाला रीजन जो है दक्षिण कैलिफोर्निया वाला रीजन है, यहाँ से ढक गया है, इस साइड में कैलिफोर्निया रीजन है। तो यहाँ पर जो है भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु का मतलब आप जानते होंगे कि यहाँ पर वर्षा जो है शीत ऋतु में यानी सर्दियों के सीजन में होती है। संयुक्त राज्य में शंकुधारी जो वन है ये ग्रेट लेक्स प्रदेश में और पश्चिमी कोल्डेरा में पाई जाती है। यानी यहाँ पर शंकुधारी वन जो है यहाँ पर, और जो आपका पश्चिमी कोल्डेरा वाला रीजन है इस साइड में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। संयुक्त राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों के विशालकाय रेडवुड और डगलस फर ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। यानी कि यहाँ पर उत्तर पश्चिमी भागों में जो है रेडवुड के पेड़ और डगलस फर के पेड़ जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। मध्यवर्ती निम्न भूमियों की प्राकृतिक वनस्पति जो है प्रेरीज घास है। यानी मध्यवर्ती जो निम्न भूमियाँ हैं यहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति है वो शीतोष्णकटिबंधीय प्रेरी घास है। संयुक्त राज्य के दक्षिण पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यानी इस साइड की बात हो रही है, दक्षिण पश्चिमी का मतलब इस साइड की बात हो रही है। संयुक्त राज्य के दक्षिण पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश विशेष रूप से कोलोराडो नदी की द्रोणी में पाई जाने वाली जो प्राकृतिक वनस्पति है कैक्टस है, क्योंकि पूरा इलाका जो है मरुस्थलीय है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है कैक्टस वगैरह, झाड़ियाँ वगैरह, विविध प्रकार की कांटेदार झाड़ियाँ ये देखने को मिलती हैं। इसके बाद बात करते हैं एग्रीकल्चर की, यानी कृषि की बात करते हैं। तो बताया गया है कि देश के कुल क्षेत्रफल के 5वें भाग पर खेती की जाती है। देश का जो कुल क्षेत्रफल है उसके 5वें भाग पर खेती की जाती है। और कृषि का अधिकतर क्षेत्र जो है मध्यवर्ती निम्न भूमियों वाला क्षेत्र है, यानी प्रेरीज रीजन में यहाँ पर खेती की जाती है। इस विशालकाय कृषि क्षेत्र में देश की कुल जनसंख्या का एक बहुत छोटा भाग कृषि कार्य में लगा है। हालांकि यहाँ के जो लोग हैं विस्तृत खेती करते हैं, यानी यहाँ के लोगों के पास खेती के जो खेत होते हैं काफ़ी आकार में बड़े होते हैं, 500-500 एकड़, 1000 एकड़ के खेत होते हैं। और उनमें मशीनों की सहायता से आधुनिक पद्धतियों के जरिए वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करके खेती की जाती है, जिसकी वजह से अच्छी खासी पैदावार होती है। तो यहाँ विशाल क्षेत्र में केवल एक ही प्रमुख फसल पैदा की जाती है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जनसंख्या का दबाव यहाँ की ज़मीन पर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ के जो किसान हैं विस्तृत खेती करते हैं और पूरे के पूरे जो खेत होते हैं उनमें केवल एक ही फसल उगाई जाती है। जैसे मक्का उग रही है तो हज़ारों किलोमीटर तक आपको मक्के की खेती देखने को मिलेंगे। अगर गेहूँ हो रहा है तो हज़ारों किलोमीटर तक आपको गेहूँ की खेती देखने को मिलेंगे। यानी हमारे भारत जैसा नहीं है कि खेतों में विविधता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग विस्तृत खेती करते हैं। तो विस्तृत खेती में जो उत्पादन किया जाता है वो निर्यात के लिए किया जाता है, यानी अपने उपभोग के लिए तो करते हैं, लेकिन अधिकांश उत्पादन जो है निर्यात के लिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, केवल एक ही फसल उगाई जाती है। मक्का, गेहूं, जई और जौ संयुक्त राज्य की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, यानी कि मक्का, गेहूं, जई और जौ यहाँ की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। इसके अलावा सोयाबीन, कपास और तंबाकू यहाँ की कुछ अन्य फसलें भी हैं। मक्का की बात की जाए तो संसार में मक्का उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका जो है पहले स्थान पर आता है। संयुक्त राज्य संसार में गेहूं का जो है चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी चाइना, रसिया, भारत के बाद जो है ये गेहूं का चौथा बड़ा जो है उत्पादक देश है। संयुक्त राज्य जो है संसार में कपास का तीसरा बड़ा उत्पादक देश है। कपास के मामले में चाइना आ जाता है, भारत आ जाता है, उसके बाद फिर यूएसए आता है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका जो है तंबाकू का भी अग्रणी उत्पादक देश है। पशुपालन की बात करें तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ की जलवायु में काफ़ी ज़्यादा विविधता है, तो विविधता के अकॉर्डिंग यहाँ पे पशु पाले जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पशु, गाय, बैल, सुअर, भेड़ें ये सब पाली जाती हैं। संयुक्त राज्य के पश्चिमी भाग की जो घास भूमियाँ हैं और पठार जो हैं यहाँ पर मांस के लिए गाय, बैलों को, पशुओं को पाला जाता है। यानी खास करके जो शुष्क रीजन है उस शुष्क रीजन में मांस वाले पशु पाले जाते हैं जिनसे मांस निकाला जाता है। यह क्षेत्र जो है पशु रेंचों के लिए प्रसिद्ध है, यानी जो पशुओं को रखने वाले फार्म होते हैं उनको रेंच बोलते हैं। पशु रेंच में चरागाह भूमि होती है, कुछ भवनों के समूह होते हैं। इन्हीं भवनों में रेंच का मुख्यालय होता है, जिसमें रेंच के मालिकों, चरवाह, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पशुओं को हाँकने के लिए जैसे अपने यहाँ क्या होते हैं, चरवाहे होते हैं, वैसे ही यहाँ पर घोड़ों पर रस्सी लिए हुए काउबॉयज होते हैं जो कि पशुओं को हाँकते हैं। तो यहाँ पर चरवाहों को काउबॉयज बोलते हैं। तो रेंच के मालिकों, चरवाहों यानी काउबॉयज तथा रेंच के बहुत से कामों के लिए अलग अलग भवन बने होते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के काम किए जाते हैं। गोदाम, मशीनों को रखने के लिए शेड, दुकानें और छांटने, दागने और प्रजनन के लिए विशेष स्थान बने होते हैं जिन्हें कोराल कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मिल्क प्रोड्यूसर की बात हुई है तो देखिए भारत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका जो है दूसरा बड़ा दूध उत्पादक देश है। पहले स्थान पर भारत का नंबर आता है और सेकंड नंबर पर अमेरिका का स्थान आता है। लेकिन गाय के दूध के मामले में यूएसए जो है पहले स्थान पर आता है, उसके बाद फिर भारत आता है। डेयरी फार्मिंग मुख्यतः ग्रेट लेक्स के आसपास तथा देश के उत्तर पूर्वी भागों में विकसित हुआ है। डेयरी फार्मिंग उद्योग जो है ग्रेट लेक्स के आसपास और जो उत्तर पूर्वी रीजन है यहाँ पर विकसित हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ठंडी जलवायु, हल्की सी ठंडी जलवायु होने की वजह से यहाँ पर जो है पशुओं के पालने के लिए ये अनुकूल स्थितियां प्रदान करती है। यहाँ के खनिज और शक्ति संसाधनों की बात हुई है तो जैसा कि आप लोग जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका जो है खनिज संसाधनों से संपन्न है।
संयुक्त राज्य अमेरिका धातु खनिजों जैसे लोहा, तांबा, जस्ता, सीसा, सोना और चांदी में बहुत ज़्यादा संपन्न है। संयुक्त राज्य में बॉक्साइट, यूरेनियम, फॉस्फेट, पोटास और गंधक के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख लोहा जो है, लोहा खनन क्षेत्र जो है सुपीरियर झील प्रदेश है। यहाँ पर मैसाबी रेंज और मिशिगन जो है प्रमुख यहाँ की लोहे की खानें हैं। मिशिगन झील के समीप स्थित गैरी जो है लौह इस्पात उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। देखिए, पिट्सबर्ग के बारे में कई बार पूछा जाता है। पिट्सबर्ग को जो है विश्व की लौह इस्पात की राजधानी के नाम से जाना जाता है। बर्मिंघम ये ऊटा राज्य में पड़ता है और बुट्टे ये मोंटाना राज्य में पड़ता है। तो बर्मिंघम और बुट्टे जो हैं ये दोनों जो हैं प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं। कई बार इनके बारे में पूछा गया है पीसीएस एग्जाम में कि बर्मिंघम और बुट्टे का संबंध किससे है, तांबा उत्पादक क्षेत्र से है। इसके अलावा इस देश में कोयले के विशाल भंडार प्रमुख रूप से अपलेसियन प्रदेश में पाए जाते हैं, यानी अपलेसियन प्रदेश में कोयले के विशाल भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके प्रमुख तेल क्षेत्र मध्यवर्ती निम्न भूमियों तथा मैक्सिको की खाड़ी के तट के आसपास स्थित है, यानी मैक्सिको की जो खाड़ी है इसके तट के आसपास जो है तेल के क्षेत्र देखने को मिलते हैं और कुछ कुछ क्षेत्र जो है मध्यवर्ती निम्न भूमियों में देखने को मिलते हैं। देखिए, जिन क्षेत्रों से पेट्रोलियम का खनन किया जाता है वहां पर प्राकृतिक गैस भी मौजूद होती है, तो वहां से प्राकृतिक गैस भी ये लोग निकालते हैं। तो प्राकृतिक गैस के प्रमुख क्षेत्र टेक्सास, लुइजियाना, ओक्लाहोमा और न्यू मैक्सिको में है। वहीं न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर जलयान उद्योग के लिए फेमस है। कैलिफोर्निया राज्य जो है, कैलिफोर्निया राज्य का लॉस एंजल्स जो है ये हॉलीवुड नगरी के रूप में जाना जाता है। लॉस एंजल्स जो नगर है ये हॉलीवुड की नगरी के रूप में से जाना जाता है। वहीं डेट्रॉइट नगर को मोटर गाड़ियों के निर्माण के लिए जाना जाता है। इन डेट्रॉइट नगर जो है मोटर जो गाड़ी उद्योग है उसके लिए फेमस है। आगे यहां बताया गया है पीडमोंट और तटीय भागों में झरनों की एक पंक्ति है जिसे प्रपात रेखा या फॉल लाइन कहते हैं। पीडमोंट का मतलब क्या है, पर्वतीय पाद, यानी पर्वतीय जो पठार होते हैं उनको पीडमोंट बोला गया है। तो आप जैसा जानते हैं अपलेसियन के पूर्व पश्चिम में दोनों तरफ पर्वतीय पठार हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से जो नदियां निकलती हैं तो झरना बनाती हैं, प्रपात बनाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया गया पीडमोंट और तटीय भागों में झरनों की एक पंक्ति है जिसे प्रपात रेखा या फॉल लाइन कहते हैं। तो जो नदियां अपलेसियन पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर बहती हैं वे प्रपात रेखा के रूप में जलप्रपात बनाती हैं। तो जलप्रपात क्या है, जल विद्युत उत्पादन करने के अच्छे खासे साधन है। तो यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र यहाँ पे लगाए गए हैं। यहाँ की पॉपुलेशन की बात की गई, जनसंख्या कितनी है, तो संयुक्त राज्य की वर्तमान में कुल जनसंख्या जो है लगभग 33 करोड़ 99 लाख है। संसार में जनसंख्या की दृष्टि से भारत, चीन के बाद संयुक्त राज्य जो तीसरे स्थान पर आता है। यहाँ पर जनसंख्या का जो औसत घनत्व है 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लगभग 3/4 जनसंख्या जो है देश के आधे पूर्वी भाग में रहती है, यानी इस साइड में 3/4 जनसंख्या रहती है, क्योंकि इस साइड वाला रीजन जो पश्चिमी कोडलीला वाला रीजन है तो पूरा पर्वत श्रेणियों वाला रीजन है, तो यहाँ तो जनसंख्या रहेगी नहीं। तो इस वजह से अधिकांश जो जनसंख्या है वो पूर्वी रीजन में रहती है। संयुक्त राज्य की 80% जनसंख्या जो है ये नगरों में निवास करती है, यानी यहाँ पर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत ज्यादा है। वॉशिंगटन डीसी यहाँ की राष्ट्रीय राजधानी है। वॉशिंगटन डीसी जो है यहाँ की जो है राष्ट्रीय राजधानी है, साइड में पड़ती है। न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क देश का सबसे बड़ा नगर है और इसकी जनसंख्या लगभग 80 लाख से भी अधिक है। न्यूयॉर्क के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के तट पर स्थित है और इसे देश की वित्तीय और सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। न्यूयॉर्क जो है अपनी गगनचुंबी भवनों और स्काई स्क्रैपर्स यानी कि जो आसमान को छूती इमारतें हैं इनके लिए फेमस है। इस नगर में संयुक्त राष्ट्र का प्रधान का जो है कार्यालय भी है, इन संयुक्त यूएन का जो है हेडक्वार्टर भी यहीं पर है न्यूयॉर्क में। लॉस एंजल्स जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं लॉस एंजल्स को हॉलीवुड नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो लॉस एंजल्स जो है न्यूयॉर्क के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा नगर है जनसंख्या के मामले में। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। परिवहन की बात करें तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में सड़क परिवहन जो है फ्री वे या सुपर वे के रूप में विकसित है। जैसे हमारे यहाँ हाईवे होते हैं उसी तरह से यहाँ पे 4 या 6 लाइन वाली सड़कें बनाई गई हैं जिनको फ्री वे या सुपर वे कहा जाता है। यहाँ सड़कों के किनारे मोटल बने होते हैं, जैसे होटल होते हैं तो उस तरह से यहाँ पे मोटल बनाए जाते हैं जो यात्रियों के ठहरने हेतु होटल के रूप में विकसित होते हैं। यानी यहाँ पर जो है पार्किंग की सुविधा है, रुकने की सुविधा है, किचन वगैरह है, तो इस तरह के मोटल बनाए गए। यानी वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने अपने घरों को ही जो है होटल के रूप में कन्वर्ट कर दिया है, तो ऐसे होटलों को मोटल कहते हैं। यहाँ पार महाद्वीपीय रेल मार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, यानी कि पार महाद्वीपी इस साइड से साइड पर निकलते हुए कुछ रेल मार्ग भी हैं। शिकागो शहर जो है रेल मार्गों के अवितरण केंद्र यानी जंक्शन के रूप में विकसित हुआ है। ये शिकागो जो शहर है ये रेल मार्गों का जंक्शन है, हर तरफ से आके यहाँ पर ट्रेनें रुकती हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन है, ये बात बताई गई है शिकागो के बारे में। लंबी दूरी हेतु यहाँ वायुयान को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए वायुयान परिवहन यहाँ विकसित अवस्था में है, यानी यहाँ पर वायुयान परिवहन को काफी ज्यादा महत्व दिया गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो।
आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।